एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्वाग्य क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। ठीक है, और इंटीग्रल्स तो आपको पता ही है कि हमारा कैलकुलस का पार्ट है, क्योंकि जब मैंने डिफ्रेंशिएशन आपको करवाया था तब मैंने बताया था कि कैलकुलस हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारी दो प्रोसेस हैं। ठीक है, किसमें? कैलकुलस में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लिखा हुआ है, देखिए कैलकुलस है। कैलकुलस हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड है। चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में हमने डिफ्रेंशिएशन करना सीखा है और डेरिवेटिव फाइंड करना सीखा है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके डेरिवेटिव। ओके, अब चैप्टर नंबर 7 में हम इंटीग्रल्स फाइंड करेंगे और प्रोसेस का नाम क्या है? इंटीग्रेशन। ठीक है, सिंपली देखते हैं। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स हमारे रिजल्ट थे जो हमें डिफ्रेंशिएट करके सिंपली, जो चैप्टर नंबर 5 में हमें फंक्शन गिवन होता था हम उसको डिफ्रेंशिएट करते थे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते थे तो हमें क्या मिलता था? डेरिवेटिव। मतलब जो रिजल्ट होता था उसे हम डेरिवेटिव बोलते थे किसी फंक्शन का। ओके, और ये जो पूरी प्रोसेस होती थी इसको हम क्या कहते थे? डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, डेरिवेटिव्स तो हमें रिजल्ट मिलता था और डिफ्रेंशिएशन जो पूरी प्रोसेस होती थी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए उसे हम डिफ्रेंशिएशन कहते थे। ठीक है, जैसे कि कोई फंक्शन होता था हमारे पास f(x), उसे हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया तो हमें क्या मिलता था? f(x) मिलता था। तो यही तो डेरिवेटिव हो जाता था। दैट मीन्स ये रिजल्ट है और ये डेरिवेटिव है। और ये पूरी जो प्रोसेस है किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके डेरिवेटिव फाइंड करने की, उसको हम क्या कहते थे? डिफ्रेंशिएशन कहते थे। ओके, अब आता है इंटीग्रल्स, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया, कुछ एक्सरसाइजेज वहाँ रह रही हैं, करवा देंगे। ठीक है, टाइम से। अब देखते हैं इंटीग्रल्स कर रहे हैं तो इंटीग्रल्स क्या है ये हमारा। अभी हमारे पास डेरिवेटिव पता है, जैसे कि ये एक दूसरे की इन्वर्स प्रोसेसेस हैं। इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे की क्या है? इन्वर्स प्रोसेसेस हैं। हमें कोई फंक्शन पता है, हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया उसे। ठीक है, हमें डेरिवेटिव मिल गया। अब डेरिवेटिव अगर हमारे पास है और हम जानना चाहें कि हमें फंक्शन क्या होगा इस डेरिवेटिव का। ठीक है, अगर हम जानना चाहें कि इस डेरिवेटिव का फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन को फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है वो इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो वही है कि इंटीग्रल क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल्स क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या है? प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है? प्रोसेस है। किसे फाइंड करने की? इंटीग्रल को फाइंड करने की। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सपोज कोई फंक्शन है, हमने डिफ्रेंशिएट किया, क्या मिला? f(x) मिला। ठीक है, अब इस डेरिवेटिव का हमें फंक्शन चाहिए कि इस डेरिवेटिव का एक्चुअल फंक्शन क्या है। तो एक्चुअल फंक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं? ये इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, इंडिकेट मतलब सम करना, एस फॉर सम। ठीक है, तो ये जो एस होता है ना, एस ऐसे होता है सिंपली, तो इस एस को और थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दिया तो ये साइन ऐसे आ गया हमारा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, f(x) मतलब डेरिवेटिव को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ऑब्वियसली फंक्शन जो यहाँ x होगा, फंक्शन x का है तो x से करस्पॉन्डिंग ही करेंगे। ठीक है, तो हमें एक्चुअल फंक्शन मिल जाएगा। ये डेरिवेटिव को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक्चुअल फंक्शन मिल जाएगा विद आर्बिट्री कांस्टेंट c। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है ये मैं भी आपको समझाऊंगी प्रॉपर्ली। ठीक है, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि डेरिवेटिव्स क्या हैं, डिफ्रेंशिएशन क्या है, इंटीग्रल्स क्या है और इंटीग्रेशन क्या है। अब आपको इन चारों टर्म्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, रिवर्स प्रोसेस है। अगर हमारे पास सपोज दैट फंक्शन है और हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए तो इसे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, हमें डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव पता है, फंक्शन चाहिए तो इंटीग्रेट कर देंगे, हमें फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है हमारी? जैसे कि कैलकुलस में हम पढ़ते हैं ना, तो कैलकुलस में डिफ्रेंशिएशन पढ़ लिया है। इंटीग्रेशन में जो फर्स्ट दो टाइप्स की प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन में। ठीक है, एक तो क्या फाइंड, क्योंकि इन्वर्स इंटीग्रेशन क्या है हमारा? इन्वर्स प्रोसेस है डिफ्रेंशिएशन का। ठीक है, तो फंक्शन फाइंड करने में हम करते हैं इसको, तो इन्वर्स प्रोसेस है ही हमारी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जब हमें कोई डेरिवेटिव गिवन है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, तो एक्चुअल फंक्शन को फाइंड करने के लिए भी हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और सेकंड यूज़ है इंटीग्रेशन का हमारा कि एरिया फाइंड करेंगे किसी भी कर्व, कोई भी फंक्शन है उसका कर्व आएगा, उस कर्व के अंडर जो एरिया आएगा उस एरिया को फाइंड करने में। अभी मैं समझाऊंगी स्टेप बाय स्टेप।
ठीक है। तो अभी फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन की वो देखते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एज एन इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, इन्वर्स प्रोसेस होती है सिंपली। अब मैं आपको दोनों डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों साथ साथ लेकर ही समझाऊंगी, तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज इट हमारे पास कोई फंक्शन होता था x टू पावर n। ठीक है, तो उसे हम डिफ्रेंशिएट कर देते थे, d/dx करके डिफ्रेंशिएट करते थे। तो सिंपल आपको फॉर्मूला बहुत आराम से याद है, n x रेज टू पावर n-1 ये हो जाता था। तो ये हमारे पास कोई फंक्शन था x का, हमने क्या मिल गया, ये इसका डेरिवेटिव मिल गया। अब डेरिवेटिव है हमारे पास, अब हमें फंक्शन चाहिए। ठीक है, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ये मिल गया। ठीक है, अब लेकिन हमारे एनसीईआरटी में, मैं एनसीईआरटी का में जो फॉर्मूला गिवन है उसी को लेकर चलूँगी, तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में उन्होंने कैसे दिया है आपको, उन्होंने एनसीईआरटी में आपको दिया है d/dx x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, ऐसे दिया है। ठीक है, अब ये आपके पास फंक्शन है, सपोज इट, आप इसको एज अ फॉर्मूला नहीं, एज अ फंक्शन समझ के चलो। आप इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट आप इसी फॉर्मूले से करते हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला तो हमें यही गिवन है। बच्चे ऑलमोस्ट कंफ्यूज रहते हैं कि हमने तो ये फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, पर इसको चेंज करके दिखाया है बुक में, तो मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ठीक है, तो फॉर्मूला तो डिफ्रेंशिएशन का हमारे पास यही है, तो उसी फॉर्मूले से हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सिंपल n+1, क्योंकि n+1 तुम्हारी पावर है, फ्रंट में आ गई। ठीक है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x रेज टू पावर n+1 है इसकी पावर। ठीक है, बट -1 तो हो रहा है, -1 कर दिया, और यहाँ नीचे डिवाइड में पहले से लिखा हुआ है n+1, वो लिख लिया हमने। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1, तो यहाँ पर क्या आ गया, सिंपल ये जो हमारे पास आ गया, डेरिवेटिव आ गया। हमारे पास ये फंक्शन गिवन था, अब हमें क्या मिल गया, ये डेरिवेटिव मिला हुआ है। ठीक है, ये तो हमारा जर्नल फॉर्मूला है डिफ्रेंशिएशन का, इसलिए मैंने ये लिखा। ठीक है, बट आपकी एनसीईआरटी बुक में जो एक्सप्लेन किया गया है वो ऐसे बताया गया। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस में। ठीक है, इन्वर्स प्रोसेस में ये बताया गया। तो ये हमारे पास सिंपल है, ये फंक्शन है, हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया, ये हमें डेरिवेटिव मिल गया। ठीक है, अब जब हमें ये डेरिवेटिव मिला है तो हमें ये फंक्शन कैसे मिलेगा। ठीक है, ये फंक्शन कैसे मिलेगा, तो अभी यहाँ मैंने आइडिया दिया था आपको हल्का सा, बस उसी को यूज़ करेंगे। क्या, इंटीग्रेशन का साइन यूज़ किया, x रेज टू पावर n लिखा। ठीक है, और फंक्शन हमारा x का है तो dx ही लिखेंगे। ठीक है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला अब आएगा एक्चुअल में, तो फॉर्मूला हमारा यही होता है सिंपल। जैसे हमारा x रेज टू पावर n का फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन में ये था, ऐसे ही इंटीग्रेशन में x रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं। ठीक है, जनरल फॉर्मूला होता है हमारा x रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c हमारा क्या हो जाता है, आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये डेरिवेटिव था, यहाँ पर इस डेरिवेटिव को हमने इंटीग्रेट किया तो हमें एक्चुअल फंक्शन मिल गया। फंक्शन हमारा ये है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में इन दोनों को रिलेट किया गया है, बट डिफ्रेंशिएशन का एक्चुअल फार्मूला हमारा ये है और इंटीग्रेशन का एक्चुअल फार्मूला हमारा ये है। ठीक है, कोई भी हमें डेरिवेटिव गिवन है तो डेरिवेटिव को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इस फॉर्मूले से करते हैं, x रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये c क्या है हमारा, c हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, c हमारा क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट है ये क्यों लिखते हैं ये भी मैं आपको समझा दूंगी अभी। ठीक है, तो सिंपल अब हम एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया, एक लिया है मैंने d/dx x क्यूब है हमारे पास, फंक्शन x क्यूब सपोज दैट था, तो हमने इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करके क्या मिला, 3x² मिला। ठीक है, 3x² मिला। अब आपके पास ये डेरिवेटिव है, आपके पास ये डेरिवेटिव है। अब आपको अगर फंक्शन चाहिए तो क्या करोगे, आप इस डेरिवेटिव को क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। 3x² dx इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे आपने फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, फंक्शन आपका क्या है, x3, वो मिल जाएगा। किस फॉर्मूले से, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो कैसे मिलेगा, 3 तो पहले से लिखा है, लिख लिया। फिर x रेज टू पावर 2+1 ये फॉर्मूला यूज़ किया, डिवाइडेड बाय 2+1 है तो 2+1 नीचे भी कर देंगे, 2+1
प्लस सी, आर्बिट्री कांस्टेंट तो आएगा ही, ठीक है। 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, एक्स क्यूब मिल गया विद आर्बिट्री कांस्टेंट। अब आप कहेंगे कि मैम हमारे पास यहाँ तो आर्बिट्री कांस्टेंट था ही नहीं, ठीक है, इस फंक्शन में तो आपको नहीं दिख रहा ना आर्बिट्री, कोई भी कांस्टेंट तो दिख नहीं रहा आपको, तो सिंपल, और यहाँ पर सिंपल क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस सी आया है। फंक्शन तो मिल गया ना आपको, कांस्टेंट कुछ भी हो, बट फंक्शन जो आपका एक्चुअल फंक्शन था वो तो मिल गया, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कांस्टेंट का भी मैं अभी आपको क्लियर करूँगी, ठीक है। तो आपको पास ये डेरिवेटिव था, आपने इस डेरिवेटिव को इंटीग्रेट किया इस फॉर्मूले से, तो आपने ये एक्चुअल फंक्शन जो था एक्स क्यूब वो मिल गया विद आर्बिट्री कांस्टेंट सी, ठीक है, विद आर्बिट्री कांस्टेंट सी मिल गया। अब देखते हैं, अब आर्बिट्री कांस्टेंट की प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करते हैं। सपोज दैट डी अपॉन डी एक्स, हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 7, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब आप आपको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिफ्रेंशिएशन करना तो आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से आता है। तो डिफ्रेंशिएशन जैसे आपने एक्स क्यूब का करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3x² मिल गया, ठीक है। फिर 7 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलना है, 0 मिलना है ना, सिंपल। तो 3x² आ गया आपके पास, ये डेरिवेटिव आया। अब आप फिर से इस डेरिवेटिव को, जब आप इस डेरिवेटिव को क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेट करेंगे ना 3x, क्योंकि आपने एक्चुअल फंक्शन चाहिए, ठीक है। अब आपने एक्चुअल फंक्शन चाहिए तो 3x² dx किया, तो आपने फिर से फॉर्मूला यूज़ करके, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे समझा ही दिया है बाय स्टेप, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ। तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस सी मिल गया, ठीक है। तो इसीलिए हम आर्बिट्री कांस्टेंट सी को लेते हैं कि हो सकता है यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं था, यहाँ पे तो कांस्टेंट 0 था, बट यहाँ पे कांस्टेंट 7 था, बट हम तो अपना एक्चुअल जो हमारा कांस्टेंट था आर्बिट्री कांस्टेंट वो तो लेकर चल रहे हैं ना साथ में, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। समझ रहे हैं ना कि हम सी क्यों लेते हैं, इसीलिए लेते हैं क्योंकि फंक्शन तो देखो ये हमारा सिंपल एक्स क्यूब था, बट इसका डेरिवेटिव भी 3x² आया। ये फंक्शन हमारा एक्स क्यूब प्लस 7 है, इसका डेरिवेटिव भी 3x² आया। एक और ले लेंगे, अगर सपोज एक और ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 15 भी अगर ले लेंगे तब भी हमें इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, सिंपल 3x² ही मिलेगा, क्योंकि ये 15 तो 0 हो जाएगा, तो इसका 3x², इसका भी डेरिवेटिव। तो आप देख रहे हैं हमारे पास ये 3 डिफरेंट फंक्शंस है। एक ये अलग फंक्शन, मतलब अलग है क्योंकि इसमें कांस्टेंट 0 है, इसमें कांस्टेंट 7 है, इसमें कांस्टेंट 15 है, बट दोनों तीनों के डेरिवेटिव तो हमें रिजल्ट तीनों का सेम मिला है ना, रिजल्ट। तो अब इसी रिजल्ट को अगर हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन तो हमें एक्चुअल मिल गया ना, एक्स क्यूब विद आर्बिट्री कांस्टेंट सी, जो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट होगा। तो इसीलिए हम बच्चों हमेशा इंटीग्रेट जब भी करते हैं, ठीक है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट साथ में लेकर चलते हैं। आ गया, आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। और देख लेते हैं, आपने समझ गया ना कि अगर आपके पास डेरिवेटिव है तो उस डेरिवेटिव को आप इंटीग्रेट करके एक्चुअल फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को हम कैसे, फर्स्ट जो इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है हमारी, इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। और देख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था, क्या था, कॉस एक्स था। अब अगर आपके पास कॉस एक्स लिखा हुआ है, कॉस एक्स, ठीक है, ये कॉस एक्स आपका डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपने क्या मिलेगा, सिंपल साइन एक्स मिलेगा, साइन एक्स प्लस सी, ओके। फिर डी अपॉन डी एक्स, अगर आपके पास कॉस एक्स लिखा है तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता था, ठीक है, माइनस साइन एक्स होता था। अब अगर आपके पास माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है, अब सपोज इट अगर आपके पास माइनस साइन एक्स नहीं लिखा तो यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग काम करेगी, ठीक है। इंटीग्रेशन में सपोज दैट यहाँ पे साइन एक्स लिखा है, सिंपल साइन एक्स डी एक्स, तो आपको पता है, अब आप कहेंगे माइनस साइन तो है ही नहीं, बट आप अपना थोड़ा सा आइडिया यूज़ करेंगे, अगर सिंपल साइन एक्स लिखा है तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा ना इसका, प्लस सी, माइनस आप यहाँ ले आएंगे, ठीक है। और अगर माइनस यहाँ पर है भी, बाई चांस अगर यहाँ है भी माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स पॉजिटिव हो जाए, मतलब माइनस साइन कहीं तो रहेगा, या यहाँ इस साइड रहेगा या इस साइड रहेगा, वो आप पर डिपेंड करता है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है।
प्लस सी तो हमने लिखना ही है क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड प्रोसेस। तो ये जो हमें मिला है ना, इंटीग्रल्स को हम दो और नाम से जानते हैं। सपोज दैट अगर आपके पास इंटीग्रल्स लिखा हुआ है ना, तो आप उसको एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। ये इंटीग्रल मिला आपको, ठीक है, ये आपको इंटीग्रल मिला। ठीक है, इंटीग्रल्स मतलब रिजल्ट मिला है। ये पूरी जो प्रोसेस हो गई वो हमारी क्या हो गई है, इंटीग्रेशन हो गई है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अगर सपोज दैट कहीं एंटी डेरिवेटिव भी लिखा हुआ है तो आपने घबराना नहीं है। एंटी डेरिवेटिव, और इसे प्रिमिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रल है, ये जो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं ये हमारे क्या है, ये सभी इंटीग्रल हैं। इंटीग्रल्स को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं और प्रिमिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, हमारे पास अगर डेरिवेटिव है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इंटीग्रेट करके। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं इंटीग्रेशन में वो देखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम्स में फर्स्ट तो देख लिया हमने कि अगर हमें डेरिवेटिव पता है तो हम फंक्शन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। और सेकंड क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव का यूज़, हम जो डेरिवेटिव का यूज़ था वो हम जब आगे बढ़े थे, मतलब स्टार्टिंग बेसिक सीखा हमने, फिर बेसिक के बाद आगे बढ़े थे हमने, तो हमने क्या फाइंड करना सीखा था कि कोई भी कर्व होता था, उस कर्व की सपोज दैट कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन का कर्व सपोज दैट ऐसे गया, उस कर्व की आप टेंजेंट निकालते थे। ठीक है, आप स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज़ करते थे। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए तो डिफरेंशिएशन का यूज़ करते थे। ठीक है, वैसे ही इंटीग्रेशन में क्या है हमारा, इंटीग्रेशन में भी हमारे पास फंक्शन होगा, कोई सपोज दैट कोई फंक्शन है। ठीक है, उसका कर्व सपोज दैट ऐसे गया है, इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। अब ये जो फंक्शन का कर्व आया है, उस कर्व के अंडर जो एरिया आएगा, सपोज दैट उसने आपको लिमिट्स दे दी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ए दे दिया, ये बी दे दिया। ठीक है, अब वो आपसे एरिया फाइंड करने के लिए कहेगा अंडर दिस कर्व। ठीक है, किसी भी फंक्शन का कर्व है, उसके अंडर कोई सर्टेन कंडीशन है, उसमें आपसे एरिया फाइंड करने के लिए कहेगा। तो ये प्रोसेस भी क्या आती है, हमारी इंटीग्रेशन में ही आती है। ठीक है, वहाँ हमारे पास लिमिट्स दे देगा कहीं से कहीं तक। ठीक है, कोई भी लिमिट दे देगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस फंक्शन के कर्व का एरिया बताओ, इस फंक्शन के अंडर जो कर्व आएगा ना, ठीक है, अंडर द कर्व उसका एरिया बताना है हमने। ठीक है, तो इसमें भी यूज़ कर लेते हैं हम इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो दो टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है। एक हो जाती है जो अभी पहले हमने की थी, वो हमारी हो जाती है इंडेफिनिट इंटीग्रल, और ये हमारी हो जाती है डेफिनिट। डेफिनिट क्यों है, क्योंकि हमें पता है कहाँ से कहाँ तक हमने इंटीग्रेट करना है, किस लिमिट से किस लिमिट तक। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा कि दो टाइप्स की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन में। ठीक है, एक तो क्या है, डेरिवेटिव गिवन होगा फंक्शन को फाइंड करने में, और कोई भी सपोज दैट कोई भी हमें फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन के कर्व के अंडर एरिया, ठीक है, उस कर्व के अंडर जो एरिया आएगा उस एरिया को फाइंड करने में हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब और देख लेते तो, क्योंकि आज बेसिक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बिल्कुल बेसिक लेकर चल रहे हैं, फिर तो करेंगे आगे तो प्रॉब्लम है ही। ठीक है, अब सपोज दैट हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव है। ठीक है, dx। अब आपको फंक्शन से पता है कि हम डेरिवेटिव है हमारे पास। ठीक है, बट फिर भी हम एज अ फंक्शन लेकर ही चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि क्या है इंटीग्रल क्या है, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है, वो सब देखते हैं। तो सपोज दैट हमें क्या मिल गया, fx + c मिल गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, हमारे पास ये हमारा क्या है, इंटीग्रैंड है। ठीक है, इंटीग्रैंड। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या है, इंटीग्रैंड है। और ये हमारा क्या होता है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। x लिखा हुआ है तो x से करस्पॉन्डिंग dx लिखेंगे, y है तो y के dy लिखेंगे। वो अब आगे प्रॉब्लम्स आएंगी, क्वेश्चंस आएंगे, तब हम समझ लेंगे उसको। ठीक है, सॉरी जल्दी जल्दी में मैं ये यहाँ पर ना ये हमारा ये होता है इंटीग्रैंड, ये है ना, ये इसे हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। ठीक है, fx हमारा इंटीग्रैंड हो गया,
ठीक है, और ये हमारा x क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगी हमारी इंटीग्रल ऑफ f, क्योंकि हम f का कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे हम डिफ्रेंशिएट करते थे ना ऐसी इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला टर्म, ठीक है। फिर ये हमारा क्या आ गया, ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अब ये तो आप अपने आप से ही बता देंगे कि ये हमें क्या मिला है, ये हमें इंटीग्रल मिला है, ठीक है, इंटीग्रल मिला हुआ है, ये हमारा पूरा रिजल्ट है, ये हमारा क्या है, इंटीग्रल है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरी प्रोसेस हमने की है, ठीक है, ये सभी टर्म्स को अगर मैच करें, हमने इसे इंटीग्रेट किया, किस फंक्शन किस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग किया, क्या इंटीग्रेंड था, ठीक है, फिर किसे इंटीग्रल क्या था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर हमें क्या इंटीग्रल मिला है, मतलब क्या रिजल्ट मिला है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस ये किसके अंडर आ जाएगी, हमारी इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर आ जाए, ये पूरा जो प्रोसेस है हमारी इंटीग्रेशन हो गई, ठीक है, इंटीग्रेशन हो गई। और इसे क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं एंटी डिफरेंशिएशन, ठीक है, एंटी डिफरेंशिएशन, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, इसे हम एंटी डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंटीग्रल को हम और क्या क्या कहते हैं, इंटीग्रल को हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, और क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव भी बोलते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव हो गया, एंटी डेरिवेटिव हो गया, और इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, एंटी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि इंटीग्रेशन जो हम करते हैं ना सॉल्व, तो इंटीग्रेशन में हम दो टाइप की प्रॉब्लम्स मिलेंगी हमें, एक तो डेरिवेटिव का फंक्शन फाइंड करने में यूज़ होगा उसका, और किसी भी फंक्शन के कर्व के अंडर जो एरिया आएगा, ठीक है, उस एरिया को फाइंड करने में। अब सिंपल, क्योंकि वेरिएबल है हमारे पास, दोनों चीज़ें ही वेरिएबल हैं। अगर सपोज हमारे पास इतना कर्व होता यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमें दिख रहा है कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया तो हमने बहुत ईजिली फाइंड करना आता है, ठीक है। यहाँ से हम मेजर देख लेंगे, यहाँ से कितनी डिस्टेंस, मतलब कितने यूनिट्स आ रहे हैं, यहाँ से कितने यूनिट्स आ रहे हैं, तो स्क्वायर का एरिया तो फाइंड कर लेंगे। बट ये वाला एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये तो कोई शेप नहीं आ रही ना हमारी ये वाली, ठीक है। तो वो प्रॉपर पूरे किसी भी कर्व के अंदर, और कर्व तो डिफरेंट कर्व होते हैं। सपोज दैट आपको ऐसे ही कर्व दे दिया, ऐसे कर्व मिला, अब वो कहेगा इस कर्व के इस वाले एरिया, ये वाला एरिया बताओ, तो ये वाला एरिया थोड़ा ना, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, ठीक है। तो हम इस टाइप के कर्व्स के जो एरियाज होते हैं, उनका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको ये सब बताया, ठीक है, इस सब को मैं आपको प्रॉपर नोट्स के थ्रू भी समझा देती हूँ, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के थ्रू समझा देती हूँ। नोट्स मैं मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उस पर शेयर कर दूँगी, क्योंकि देखो चीज़ें समझ आ जाती हैं। अगर चीज़ें पास में हो तो बाई चांस कभी स्किप हो गया माइंड से, तो देख लिया नोट्स उठा के, तो समझ आ जाता है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती उससे, ठीक है। अब पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर अच्छे से ही करेंगे, है ना। तो एक बार जो मैंने आपको अभी समझाया है प्रॉपर, वो अब मैं आपको पूरा जो रिटन है, पहले से लिखा हुआ है, उस पर भी समझा देती हूँ। ये सभी नोट्स मैंने एनसीईआरटी से ही लिए हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको अगर यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी बुक भी खोल के देखेंगे ना, तो आपको वहाँ से भी समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। तो जो मैंने आपको भी बताया वो मैं फिर से बता रही हूँ, रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट जो इंटीग्रल है आपको पता ही चल गया। इंटीग्रल्स हमारी क्या है, वो इंटीग्रल्स को हम क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात आ गई समझ आपको। अब इंटीग्रल कैलकुलस इज द प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनिंग एंड कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि इंटीग्रल कैलकुलस का हम जो यूज़ करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, जो हमारे फंक्शन का जो कर्व आएगा, ठीक है, फंक्शन का जो कर्व आएगा वो बाउंडेड बाय द फंक्शन का, सपोज जो भी कर्व आएगा बाउंडेड बाय द रीजन, उसका एरिया फाइंड करने में करेंगे, ठीक है। एरिया फाइंड करेंगे अंडर द कर्व,
ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट है द फॉर्मूला दैट गिव्स ऑल दीज एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, जो भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला अभी जब मैंने स्टार्टिंग में आपको सिंपल बताया था, कौन सा फॉर्मूला था, एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स। फॉर्मूला क्या था, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये आर्बिट्री कांस्टेंट था हमारा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला आपको देता है, द फॉर्मूला दैट गिव्स ऑल दीज एंटी डेरिवेटिव्स, एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल्स। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो ये जो सिंपल है ये हमारे इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में आएंगे। अभी आपको इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रल्स भी पता चल जाएंगे, जैसे हम आगे एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे ना, वैसे आइडिया हो जाएगा आपको। बट अभी माइंड में रखो कि इनडेफिनिट इंटीग्रल्स है। कब इनडेफिनिट इंटीग्रल्स का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमने फंक्शन चाहिए होता है। ठीक है, जब फंक्शन चाहिए होता है ऑफ द फंक्शन एंड सच प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। वो तो बताया, ये प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो प्रोसेस है एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने की, उसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। वही लिखा हुआ है, समझ आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, फिर द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अराइजेज आउट ऑफ द एफर्ट ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, तो जो इंटीग्रल कैलकुलस आई है वो दो टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आई है। ठीक है, फर्स्ट है, उसमें बता चुकी हूँ मैं आपको, बस वो लिखा हुआ है वो समझाने के लिए। ठीक है, फर्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन व्हेन एवर इट्स डेरिवेटिव इज गिवन। ठीक है, कब करते हैं इंटीग्रेशन का यूज़, इंटीग्रल कैलकुलस का यूज़ हम कब करते हैं, जब प्रॉब्लम फाइंडिंग द फंक्शन प्रॉब्लम फाइंडिंग द फंक्शन व्हेन एवर इट्स डेरिवेटिव इज गिवन। ठीक है, जब हमारे पास डेरिवेटिव गिवन होता है तो फाइंडिंग द फंक्शन, उस फंक्शन को फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। समझ गए? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। बी टाइप की प्रॉब्लम्स हैं द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको सेकंड उसमें बताया था ना कि एरिया कोई भी हमारे सपोज दैट कर्व है। ठीक है, एरिया अगर फाइंड करना है तो वही वाला पॉइंट है ये, द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशंस। अंडर सर्टेन कंडीशंस मतलब कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ लिमिट गिवन होंगी, फंक्शन गिवन होगा। ठीक है, उस सर्टेन कंडीशन में हमने एरिया फाइंड करना होगा उस फंक्शन का, उस फंक्शन के कर्व, जो उस फंक्शन का हमारे पास क्या आएगा, ग्राफ आएगा। ठीक है, कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफ आएगा, उस ग्राफ के अंदर जो हमारे पास एरिया होगा वो एरिया फाइंड करेंगे इन सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस होंगी वो भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आपने देखा हम इंटीग्रेशन को दो टाइप से यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे नोट्स में भी सेम है वही बात, है ना, अच्छे से समझ आ गई होगी। अब और देखते हैं क्या लिखा है, दीज टू प्रॉब्लम्स लीड टू द टू फॉर्म्स ऑफ द इंटीग्रल्स। तो ये जो दो हैं हमारी क्या है, दो फॉर्म है हमारी इंटीग्रल को फाइंड करने की। फॉर एग्जांपल एक तो हमारी क्या है, इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड है। कौन सा है, एक तो इनडेफिनिट है और एक डेफिनिट इंटीग्रल है। तो इनडेफिनिट में सिंपल हम फंक्शन फाइंड करते हैं, फंक्शन फाइंड करेंगे, जो फर्स्ट वाला मैंने आपको समझाया था ना फंक्शन फाइंड करने का। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने का, वो हमारे इनडेफिनिट कैलकुलस के अंडर आ जाएगा। और डेफिनिट में क्या आएगा, जब एरिया वगैरह फाइंड करेंगे या फिर अभी आगे एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करेंगे वहाँ भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि इंटीग्रल कैलकुलस का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। फॉर्मूला भी बता दिया मैंने आपको अभी, जो इंटीग्रल का सिंपल है वो। अभी और भी फॉर्मूले हैं, अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे से पता है तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप ईजिली यूज़ कर लेंगे। क्यों, क्योंकि वो एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, चलो अभी जो मैंने आपको टर्म्स बताए थे ना, सपोज दैट कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स और हमें सपोज दैट एफ एक्स प्लस सी मिल गया। ठीक है, अब इन टर्म को मैंने एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से कर देते हैं एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये अगर हमारा ये ये इंटीग्रेशन का साइन है, एफ एक्स डी एक्स लिखा है, तो ये हमारा क्या है, इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एफ एक्स क्या हो गया, इंटीग्रैंड हो गया। ठीक है, एफ एक्स क्या हो गया, ये हमारा इंटीग्रैंड हो जाएगा। एक्स क्या है, जो हमारे यहाँ पर एक्स गिवन है ना, वहाँ भी बताया था मैंने, यहाँ भी बता रही हूँ। ठीक है, चीज़ें माइंड में फिट हो जाएंगी ना तो फिर स्किप नहीं होती, बस देखना होता है, हमें अच्छे से समझना होता है कि एक पॉइंट को अच्छे से समझ के चलें
और माइंड में फिट कर लें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो ये हमारा एक्स क्या है, एक्स हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट करना, जैसे हम वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते थे ना, वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन में हम डिफ्रेंशिएट करते थे तो हमें डेरिवेटिव मिलता था। ठीक है, ऐसे ही इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये जो फंक्शन है हमारे पास इसे हमने इंटीग्रेट किया। ठीक है, इंटीग्रेट क्या है, इंटीग्रेट, फाइंड द इंटीग्रल, इंटीग्रेट करते हैं क्यों, फाइंड द इंटीग्रल, इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं। वहाँ डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए हम डिफ्रेंशिएट करते थे, यहाँ इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। ठीक है, वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन था, डिफ्रेंशिएशन क्या थी, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव थी, और यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। ओके, आई होप बिल्कुल अच्छे से माइंड में फिट हो गया होगा। अब फॉर्मूले हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, मैं वो भी आपको एक बार समझा देती हूँ, क्योंकि देखो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, लर्न भी हो जाते हैं, है ना, लर्न कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएंगे, बट एक बार समझा दूँ ना तो बच्चे के थोड़े से माइंड में फिट हो जाता है, कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं, क्योंकि ठीक है। तो चलो समझाते हैं। देखिए, अभी तो डेरिवेटिव हम अभी जस्ट हमने नया सीखा है। ठीक है, अभी तो टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, एक ही वीडियो के अंडर आ रहा है सब कुछ। ठीक है, तो डेरिवेटिव हमें अच्छे से पता चल गया है अब कि हमारे पास डेरिवेटिव होता है, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं ये। ठीक है, और ये इंटीग्रल्स लिखे हुए हैं, इंटीग्रल्स बोले हैं या फिर एंटी डेरिवेटिव बोले हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ही था, वही है d/dx। हमारे पास ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये हमारे पास डेरिवेटिव लिखा हुआ है, दिस इज़ द डेरिवेटिव। ठीक है, अब इस डेरिवेटिव को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये प्रॉपर फंक्शन था वो मिल गया विद आर्बिट्री कांस्टेंट c। आर्बिट्री कांस्टेंट बताया मैंने क्यों लिखते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अब d/dx सिंपल x होता था, जब हम सिंपल x को डिफ्रेंशिएट करते थे 1 मिलता था, लेकिन अब जब हम 1 को इंटीग्रेट करेंगे ना तो हमने x + c मिलेगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, x + c मिलेगा। और d/dx e⁻x ही होता था, तो इंटीग्रेशन में e⁻x ही होता है विद कांस्टेंट c। ठीक है, फिर log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, 1/x। अब अगर इंटीग्रेशन के अंदर 1/x dx लिखा देखेंगे ना तो डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे log x + c, क्योंकि हम तभी मैं कह रही थी, जब मैंने डिफ्रेंशिएशन करवाया था ना तभी मैं कह रही थी फॉर्मूले भाई अच्छे से लर्न कर लेना, सभी फॉर्मूले डिफ्रेंशिएशन के अच्छे से लर्न करोगे ना, क्योंकि वो माइंड में रहते हैं, तो उनको देखते ही आपको तुरंत से आ जाएगा। एंटी डेरिवेटिव बोलें या फिर इंटीग्रल बोलें, आपके तुरंत से माइंड में आ जाएगा कि हाँ हमने तो ये फॉर्मूला याद किया था, अगर ये लिखा है तो ये log x + c हो जाएगा। ठीक है, फिर d/dx a⁻x log a a⁻x। ठीक है, तो अब a⁻x को इंटीग्रेट करोगे तो सिंपल हमें ये मिल जाएगा। अगर आपने ये फॉर्मूला लर्न है तो आप सिंपली ये लिख देंगे। ठीक है, a⁻x log a + c। और भी डेरिवेटिव है। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए तो सिंपल अभी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। ठीक है, तो अब cos x को जब इंटीग्रेट करेंगे ना तो हमने sin x मिलना है। अब आपको अगर ये फॉर्मूले सही से लर्न है ना, मतलब सही से क्या अच्छे से लर्न होने ही चाहिए, क्योंकि मैंने तो बोला हुआ था, अगर आपने नहीं किया तो आपकी मिस्टेक है। ठीक है, तो अब अगर cos x को जब आप इंटीग्रेट करोगे आपके माइंड में तुरंत से आएगा कि sin x + c आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस इन्होंने यहाँ लिख दिया है, माइनस में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वो तो आपके माइंड में आइडिया आ ही जाएगा कि cos x का क्योंकि हमने फॉर्मूले में यहाँ माइनस देखा था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x, यहाँ माइनस साइन देखा था, माइनस साइन x। कोई बात नहीं, माइनस साइन की अंडरस्टैंडिंग रखनी है आपको। ठीक है, इसीलिए मैंने, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे ही फॉर्मूले गिवन है तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया है कि माइनस यही है, बट माइनस तो आपके माइंड में रहना चाहिए ना कि cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है। ठीक है, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, और सॉरी साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -cos + c हो जाएगा, -cos x + c हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस साइन तो हमारे पास यहाँ पे आता है और वो यहाँ पर लिख लिया उन्होंने, कोई बात नहीं। तो साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा वो -cos x + c हो जाएगा। ठीक है, फिर tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, sec² x होता था। ठीक है,
तो अब सेक स्क्वायर एक्स अगर आपको इंटीग्रेशन में लिखा हुआ दिखेगा तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास, मतलब उसका इंटीग्रल हो जाएगा साइन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस सी, ठीक है 10x प्लस सी सेक स्क्वायर एक्स का। अब देख रहे हैं आप यहाँ, आपको यहाँ पे 10 का नहीं दिख रहा, आपको 10x का डिफ्रेंशिएशन तो पता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, बट 10x नहीं दिख रहा, आएगा वो एक्सरसाइजेस में आएगा अलग से, तब वहाँ अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स को जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा 10x प्लस सी। फिर यहाँ पे फिर वही माइनस का है काम, ठीक है, तो माइनस में कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपने यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, कोई बात नहीं है, आपको यहाँ माइनस कॉट एक्स प्लस सी ही मिलेगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता था, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता था, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता था, माइनस अब बुक में उन्होंने यहाँ लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो क्या होगा इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। माइनस की अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी आपको। डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। सेक एक्स इंटू 10x अगर आपके पास लिखा दिख रहा है हमारे पास तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपको डिफ्रेंशिएशन पता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है तो अगर आपको ये इंटीग्रेशन में दिखेगा तो आपने तुरंत से फॉर्मूला ये अप्लाई कर देना सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। माइनस साइन की फिर से आपने अंडरस्टैंडिंग रखनी ही है, ठीक है, मैंने जैसा कि बोल दिया क्योंकि 3 टर्म्स है माइनस के, एक ये और एक ये। फॉर्मूले का लर्न है तो बहुत ईजिली हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स क्या होता है, सिंपल आ जाएगा हमारे पास कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, वहाँ डिफ्रेंशिएशन में यहाँ माइनस होता था, कोई बात नहीं, यहाँ माइनस लिख देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, अगर आपने ये दिख रहा है ना ये, तो आपने पता है कि क्या आ जाएगा माइनस कॉसेक एक्स आ जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स आ गया और यहाँ पर क्या आ गया हमारा सी आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूले तो आपको मैं यही सोचती हूँ कि आपको ये फॉर्मूले लर्न होंगे तो आप बहुत ईजिली अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब इन्वर्स वाले भी देख लेते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स अब हमारे पास 12 फार्मूला हो गया। अब हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले भी मैंने आपको स्टार्टिंग में जब एक्सरसाइज कौन सी करवाई थी 5.3 करवाई थी ना, तब समझाए थे ना, बहुत अच्छे से समझाए थे, वही सेम यहाँ अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन, मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ माइनस का डिफरेंस होता है, ठीक है, मतलब माइनस यहाँ आ जाता है, बट फॉर्मूले में बुक में उन्होंने यहाँ माइनस दे दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने फिर से कहा है माइनस की अंडरस्टैंडिंग आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपने माइनस कहाँ कब कैसे यूज़ करना है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना वो अपने आप माइंड में आ जाता है कि हाँ इस फॉर्मूले में माइनस है, ठीक है। तो यहाँ माइनस को देखकर कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, ठीक है, क्योंकि वहाँ हमने डिफ्रेंशिएशन में माइनस यहाँ पढ़ा था, इस जगह था, कोई बात नहीं, उन्होंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, बट आंसर तो उन्होंने क्या दिया माइनस कॉस इन्वर्स एक्स ही दिया है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला मतलब क्या होता था हमारा डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है ना इंटीग्रेशन में, तो हमने क्या लिख देना है सिंपल साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी लिख देना है, ठीक है। फिर अब आप कहेंगे कि मैम माइनस का पता कैसे चलेगा, कि क्योंकि ये दोनों देखने में तो सेम ही दिख रहे हैं ना आपको, ये दोनों तो देखने में बिल्कुल सेम ही दिख रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई नहीं, वो पता चल जाएगा जब क्वेश्चन आएंगे ना सामने, तो क्वेश्चन जब सामने आएंगे सॉल्व करेंगे तुरंत से आइडिया हो जाएगा कि ये माइनस कॉस इन्वर्स एक्स का अप्लाई करना है या फिर साइन इन्वर्स एक्स के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर tan इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव और cot इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव दोनों ही सेम मतलब सेम होते थे, सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस होता था, सेम यहाँ पर वही हो जाएगा। अगर डी अपॉन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो tan इन्वर्स एक्स प्लस सी हो गया, ठीक है। और माइनस अगर यहाँ पे माइनस साइन सपोजिट दिख रहा है आपको डी एक्स अपॉन माइनस डी एक्स और माइनस साइन सपोजिट यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा सिंपली माइनस कॉट इन्वर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि कंडीशन कैसी है, ठीक है, आप कैसे अप्लाई करते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गया। फिर डी अपॉन डी एक्स सेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 अपॉन
क्या है, एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक स्क्वायर सेक इन्वर्स एक्स एंड कॉसेक इन्वर्स एक्स के भी सेम होते हैं, सिर्फ माइनस का डिफरेंस होता है। ठीक है, डेरिवेटिव मैंने बताए थे ना, कॉस इन्वर्स एक्स साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स का सेम होता है फॉर्मूला, बट माइनस का डिफरेंस आता है। ठीक है, टेन इन्वर्स एक्स एंड कॉट इन्वर्स एक्स का सेम होता है, बस माइनस का डिफरेंस आ जाता है, वही लिखा है। ठीक है, और सेक इन्वर्स एक्स एंड कॉसेक इन्वर्स एक्स का भी सेम होता है, मतलब 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, बट किसका डिफरेंस आता है, सिर्फ माइनस का। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है और कॉसेक इन्वर्स एक्स कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सेम इंटीग्रल में वही होगा, अगर आपने पॉजिटिव दिख रहा है तो आपने साइन इन्वर्स एक्स लिख देना है, अगर आपने यहाँ नेगेटिव दिख रहा है तो माइनस, ठीक है, माइनस कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी लिख लेना है। पॉजिटिव है तो टेन इन्वर्स एक्स, नेगेटिव है तो माइनस कॉट इन्वर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर पॉजिटिव है तो सेक इन्वर्स एक्स प्लस सी, मतलब कांस्टेंट तो आपने लिखना ही है। अगर बाई चांस में सी बोलना भूल गई हूँ ना तो आप समझ जाना कि सी होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमेशा सी आएगा। ओके, फिर डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सी। वो माइनस साइन की अंडरस्टैंडिंग आपने बनानी पड़ेगी और आप करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, इंटीग्रल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझ आ गया होगा, फॉर्मूले कैसे अप्लाई होंगे, क्या होते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है, इंटीग्रेट क्या होता है, सब कुछ समझ आ गया होगा, मैं सोचती हूँ ऐसा। ठीक है, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज सॉल्व अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर्टीज़ करवाऊँगी। ठीक है, फिर एक्सरसाइज भी सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, और अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।